तबरीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम हिस्टोरिकल इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग अपने टमी का राउंड एक चाकू को उतार लेता है, जिसके बाद वो खाई में गिर जाता है। जैसे ही डार्क रेलम वॉल्ट वाला विंग उसे ढूंढने के लिए नीचे खाई की तरफ जाता है, लेकिन उसे विंग ऊपर से नीचे कहीं नहीं मिलता। इतनी गहरी फिट खाई होने के बावजूद भी विंग की डेड बॉडी नीचे नहीं पहुंची थी और बीच में वो कहाँ अटका था किसी को पता नहीं था। विंग एक बार नहीं कई बार उसकी डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। विंग एकदम चिल्लाते हुए इतना जोर से चिल्लाता है, हर तरफ धुआं ही धुआं था, सिर्फ धुआं और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस अंदर जहाँ उसको लेके गया हुआ था, जिसे तलवार लग गई थी, वहाँ पे उसका इलाज हो रहा था। विंग के प्रभाव की वजह से, क्योंकि वो उसका अल्फा था, उसके अंदर से भी रेड स्मोक निकलना स्टार्ट हो गया था। अब अंदर जितने भी लोग थे वो सारे डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ उस फूदाव जी को छोड़कर वो आता है और कहता है इसका इलाज करो वरना ये मर जाएगा। सभी लोग कहते हैं पर इसके अंदर कहता है इसके अंदर किसी और की भी सोल है, इसीलिए इसको बचाओ। उस सोल को वो निपट लेंगे आपस में ही। और इतना बोल करके उसको इलाज करना शुरू करता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर भी देना स्टार्ट करता है। बहुत जद्दोजहद और मशक्क़त करने के बाद आखिरकार वांग जी को वो बचा लिया जाता है। लेकिन विंग इस जो फूजी माउंटेन था वहाँ पे सील्ड लगा हुआ था, जिस वजह से विंग उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। उसके द्वार पर खड़ा होकर के वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो बस जानना चाहता था कि क्या वांग जी ठीक है। तभी फू दाओ जी उसके सामने खड़ा होते हुए कहते हैं, क्या तुम उसका वेट कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने अल्फा का इंतजार करना बंद करना चाहिए? इस पे विंग जो कि आग बबूला था वो आता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे वो फूदाओ जी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन विंग की बॉडी जलने लगती है और वो कहता है ये क्या क्या हो रहा है मुझे, हाँ ऐसे कर रहा होता है। तो फूदाओ जी कहते हैं तुम्हारा समय निकट है, तुम्हें जाना होगा। या तो तुम अपने अल्फा के अंदर इमर्ज हो जाओ और उसको पावर दो और इस बॉडी को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम दोनों खत्म किए जाओगे, मारे जाओगे, तुम्हारा टाइप खत्म किया जाएगा और तुम्हारा जीवन कभी नहीं स्टार्ट होगा। विंग एकदम आग बबला हो जाता है और वापस से उसकी सारी शक्तियाँ उसके ऊपर हावी हो गई थी। एक बार फिर से सारे मंजर को दोहराया जा रहा था, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में था। वो इतना बड़ा विशालकाय शरीर बना लेता है उसकी सोल, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं था, पूरे काले बादल थे। और कहते हैं तुम्हें लगता है मुझे ये सारी चीज़ें रोक सकती है, ये सरहदें रोक सकती है? मैं अपने अल्फा को लेकर जरूर जाऊंगा। और इतना बोलते हुए वो शील्ड पे एक हाथ मारता है, नहीं टूटता, दूसरा मारता नहीं टूटता, तीसरा मारता है और टूट जाता है। वो अंदर जाता है जहाँ वांगजी लेटा हुआ था, उसके चारों तरफ काले काले धुएं थे। वो वांगजी को गोद में लेता है और आकाश में उड़ जाता है और वो चला जाता है। कहाँ जा रहा था उसे नहीं पता था। उसके जाने के बाद फूदाव जी तुरंत अपीयर होते हैं उस जगह पे जहाँ पे उस चाकू की वजह से विंग एक गुफा के अंदर आ चुका था, क्योंकि वो एक जादुई चाकू था। वो उसके जो चाकू के अंदर जो ऐसे तलवार के अंदर जो आत्मा होती है, उसी तरह से वो एक तलवार था, लेकिन चाकू बना करके फूदाव जी ने उसे दिया हुआ था। और वो विंग को जैसे उसके हाथ में गई तो विंग ने उसके तलवार की आत्मा को सम्मन किया और वो उसका काम कर दी थी। इस वजह से मालिकाना हक उसका बनता है। तो उस तलवार की, उस चाकू की आत्मा ने विंग को एक गुफा में डाल दिया था, जहाँ पे वो पत्थर पर लेटा हुआ था। वो वहाँ आते हैं और विंग के पेट से वो चाकू निकालते हैं। उसके अंदर की आत्मा जो थी वो बाहर आती है और कहती है, मास्टर क्या मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से वार कर दिया? फूदा जी कहता है इसके लिए करना ज़रूरी है, वरना कैसे होगा ये सब। और इतना बोल करके और वो उसे इलाज करना स्टार्ट करते हैं। वहीं विंग वांगजी को लेकर के वापस से जिंगसी आ जाता है और उसे वहाँ लिटा देता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो पूरा चीज़ एकदम तहस नहस कर देता है। जिंगसी में इस तरह से उठापटक जब हो रहा था तो कुछ डिसिपल्स भाग के आते हैं, जहाँ पे वांगजी की इस हालत में देखते हैं तो वो लोग भाग करके हीलर को बुलाने चले गए हुए थे।
विंग को भी यही चाहिए था क्योंकि उसे कहीं और भरोसा नहीं था कि वो कुछ कर सकता है। हीलर आते हैं। वांग जी की अचानक से ऐसी हालत देख कर के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीकॉक क्लान में, जहाँ पे विंग की मॉम, डैड, जांग फेमिया, जांग यू, जांग चेंग, जिया तिया और लैन सिचैन सारे लोग बैठ करके उस एसेस को कलेक्ट करके और उसे ख़त्म करने का प्लान करते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ये एसेस तो नकली है। और वो सब कहते हैं कि ये एसेस किसी जानवर का है, उसका नहीं है। और ये सुनते ही लैन सिचैन कहते हैं, पर ये तो मुझे वांग जी ने दिया था। और फिर कहते हैं, इसका मतलब वांग जी? फिर उसकी मॉम कहती है, वांग जी मतलब पहले से ये सब कुछ जानता था? फिर सारे लोग पोर्टल बना करके और उस रेलम के लिए आते हैं, मतलब कि फोनिक्स क्लैन आते हैं। वहाँ आने के बाद पता चलता है कि वांग जी घायल हो गया है। वो सब जब भाग कर आते हैं, जहाँ पे हीलर सब एक्यूपेशर दे रहे थे, अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे थे, लेकिन वांग जी होश में नहीं आ रहा था। लैंस जैन और सारे लोग अंदर आते हैं और पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। वो कहता है कि इसके अंदर तलवार घुसी गई है, पर पता नहीं कौन सी तलवार है। जो तभी लैंस चैन देखता है उसके बीच जो कि ब्लड लगा हुआ था, उस तलवार को निकालता है तो उसमें खून अभी भी लगा हुआ था हल्का हल्का। कहता है, इसने अपनी तलवार अपने ही आप उतार लिया, आखिर क्यों किया होगा इसने ऐसा? पर वो कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप से खड़ा हो जाता है। उसे प्रेजेंस फील हो रहा था कि यहाँ पे कोई और पावर तो है। वो आसपास चीजों को मुआयना करता है, लेकिन दिन होने की वजह से विंग को कोई देख नहीं पाता है। सब कुछ करने के बाद सारे लोग चले गए हुए थे। उसके बाद सब लोग वहाँ पे खड़े थे और लैंस सिजन कहता है, इसका मतलब कि इसे पता है कि एसेस कहाँ है, फिर इसने हमें दूसरा एसेस क्यों दिया, आखिर ये करना क्या चाहता है? तभी वी चांग से कहती हैं, मेरा बेटा कहाँ है? वी कहाँ है? विंग, विंग, विंग। पर वहाँ विंग का तो नाम ही नहीं था, विंग था ही नहीं। एक तरफ जहाँ विंग वो बेहोश हो चुका था और उसको भी बैंडेज वगैरह कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ वांग जी का भी सेम हाल था। फिर वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि वो सब एक छलावा था, एक छल था और कुछ नहीं। इतना बोल कर भी चांग से बाहर आती है और अपने पूरी ताकत लगा करके बहुत जोर से चीखती है। जैसे ही वो चीखती है, हर तरफ अंधेरा आ जाता है। उसकी इस ताकत को देख करके सारे लोग डर गए थे, क्योंकि वी चांगसे के अंदर अंधेरे को सोखने की ताकत थी। फिर वो आसपास देखती है जहाँ विंग खड़ा था और उसे घूर रहा था। वो जैसे ही उसे देखती है, कहती है, तो यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा बेटा कहाँ है? विंग और वी चांग से दोनों आमने सामने खड़े थे और कहते हैं, तुम्हारा बेटा वो तो मर गया और वो कभी नहीं लौटेगा। इतना सुनना हुआ था कि वी चांग से उसको मारने के लिए दौड़ती है। वी चांग से के अलावा यहाँ पे कोई नहीं देख पा रहा था कि यहाँ पे विंग मौजूद है। सो और विंग उसी का फायदा उठा रहा था और वो एक एक करके सारे लोगों के अंदर प्रवेश करके और सबको जख्मी कर दिया हुआ था। वी चांग से झल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम जरूर मरोगे, जरूर मरोगे। अगर तुम नहीं मरे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना तुम। और इतना बोल करके और वो वहां से थक चुकी थी, सभी लोगों को कहती है कि इन सबको ले चलो और सबको हीलर को बुलाओ, क्योंकि सबको बहुत परेशान किया था विंग ने और सबको जख्मी कर दिया था। पूरे 7 दिन हो गए थे, न वांगजी होश में आ रहा था, न विंग होश में आ रहा था। डार्क टेला वाला विंग वांगजी के पास बैठा हुआ था और झल्लाते हुए कहता है, उठो, प्लीज उठ जाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, प्लीज उठ जाओ, मैं ये सब नहीं देख सकता। कैसे, आखिर कैसे ये सब कर सकते हो आप? मुझे नहीं समझ में आता है, मैं क्या करूं, बताओ मुझे। पर उसे कुछ होश नहीं था, कुछ भी नहीं। आज पूरे 10 दिन हो गए थे। सीजन में उसे देखने आते थे, उसे प्रेजेंस फील होती थी विंग की, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता था। रात का टाइम था। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को मूव करता हुआ अपने आइज को ओपन करता है और चीख पड़ता है, विंग। पर विंग वहां नहीं था। विंग का ना वजूद था, ना नामो निशान था। जैसे ही वो बैठता है, विंग आता है, उसको पूछता है, आपको क्या हुआ है, आप ठीक लग रहे हैं? वांग जी उसे कहता है, क्यों क्यों किया तुमने विंग? उसने, वो छोटा सा बच्चा है, क्यों हर्ट किया तुम? विंग गुस्सा होते हुए कहता है, आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हैं अल्फा, जबकि आप मेरे अल्फा है ना? लेकिन वांग जी कैसे समझाए, जैसे विंग एक सोल बॉडी है, उसी तरह से वांग जी भी तो एक सोल बॉडी है, और ये बॉडी जिसके अंदर वो है, ये उस विंग का अल्फा है। तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बनता है ना। वो कुछ नहीं कह पा रहा था। विंग कहता है, कहीं इस बॉडी की वजह से तो नहीं हो रहा है ना?
तो फिर ठीक है, आप इस बॉडी को छोड़ दीजिए और चलिए हमारे साथ। हम उस रेलम में रहेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। लोग हमें चैन से रहने नहीं देते। हम हज़ारों सालों तक एक साथ रहेंगे और फिर नया बर्थ लेंगे। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, हम चलेंगे। तुम्हारी सोल स्टक थी, इसीलिए हम रुके हुए थे। हम चले जाएँगे, चले जाएँगे। और इतना बोल कर के वांग जी और जो विंग था वो दोनों गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सीचन आता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, पर मेरे हाथ से बचोगे तब ना। वो जो तलवार अपना निकालता है और सम्मन करता है। सम्मन करने के साथ ही उसके अंदर पूरी फोनिक्स की पावर आ जाती है और देखते ही देखते वो वांग जी के ऊपर दोबारा से वार कर देता है। वांग जी के जैसे ही वार करता है, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है, ये आपने क्या किया? वो आपका भाई है। लैन सिचन कहता है, उसके अंदर डार्क पावर है और तुम कहते हो कि वो मेरा भाई है। मेरा भाई हो ही नहीं सकता वो, मेरा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता वो। इतना बोलकर विंग के साथ उसकी फ़ाइट होती है। हालाँकि विंग के पास कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन उसके पास जो डार्क रेलम की शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही थी। वो दोनों छत पे लड़ रहे थे, इस छत से उस छत कूद रहे थे, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हार रहे थे। आखिरकार लैन सिचन विंग को घायल कर चुका था, क्योंकि वो रात को दिखता था और फिर उसे स्पिरिचुअल पास में बांध देता है और वांग जी के पास दोबारा आता है और अपने जो तलवार थी उसके पीठ में जैसे ही घुसाने को होता है, विंग उसके सामने आ जाता है और वो स्पिरिचुअल उसके वेपन उसके आर पार चली जाती है। और देखते देखते वांग जी के सामने विंग की सोल पूरी राख में बदल जाती है। फाइनली इस बार डार्क रेलम वाला विंग की जो सोल थी वो मर जाती है। जैसे ही ये देखता है, वांग जी अपना पीठ पकड़ के बैठते हुए कहता है, नहीं विंग। पर विंग मर चुका था। आखिरी वक्त में वांग जी उसे छू भी ना सका। वांग जी तो वहाँ बेहोश हो जाता है, लेकिन वांग जी के अंदर जो डार्क रेलम वर्ल्ड का जो सोल बॉडी था वो बाहर आता है और वो विंग के सोल को ऐसे उठाकर हवा में उड़ाते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे ओमेगा को मार डाला। आखिर क्यों? मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। और इतना बोल करके बेहोश पड़ा हुआ वांग जी के बॉडी को उठाता और उसे हवा में ऐसे लटकाए हुए था। लैन सिचन कहता है, मार डालो। ऑलरेडी मैंने उस पर 2 वार किए हैं, वहीं जहाँ पे उसको चोट लगा है। वो मर जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन मैं अपने भाई के साथ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और इतना बोलकर उस पर वार करता है। वांग जी उसके भाई को सीधे जमीन पर पटक देता है और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। विंग जो कि अभी जस्ट उसकी बॉडी रिलीज हुई थी, इस वजह से उसके पास ज़्यादा पावर नहीं था, लेकिन वांग जी के पास तो फोनिक्स पावर भी था, इसलिए वो बराबरी का टक्कर दे रहा था लायन सिचन का। आधे से ज़्यादा जंगलों को, पहाड़ों को उसने बर्बाद कर दिए थे और उसकी पावर खत्म नहीं हो रही थी। वो कमजोर भी नहीं पड़ रहा था। लायन सिचन अकेले युद्ध करते थक गए थे। वही वी चांग से कब से वेट कर रही थी विंग को मारने का। वो भी अचानक से वहाँ अचानक से आ जाती है और जब वो देखती है, रात का टाइम था इसलिए वो लोग देख पा रहे थे, वांग जी से लैन सिचन लड़ाई कर रहा था। वी चांगसे को समझने देर न लगी, क्योंकि उसके आसपास भी रेड स्मोक बन रहा था। वी चांगसे और फिर लैन सिचन दोनों वांग जी के साथ युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते देखते आकाश में बवंडर फूट रहा था, धुआं उठ रहा था और नीचे के लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ से वी चांगसे उस पर प्रहार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ से लैन सिचन उससे लड़े जा रहे थे। वांग जी अब थक चुका था इन सभी चीजों से, सब कुछ से। वो एक बार बहुत जोर से चीखता है और उसकी पूरी बॉडी फट जाती है, क्योंकि वांग जी ने अपने आप को खुद ही नष्ट कर दिया था। वो आखिरी शब्द कहता है, धन्यवाद मुझे मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए, क्योंकि मैं अपने ओमेगा के बिना नहीं रह सकता। और वो धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। लैन सिचन उस बॉडी को लेकर वहां आते हैं जहां विंग का एसेस पड़ा हुआ था और उसके बगल में उसे लिटा देते हैं। जैसे ही वांग जी के जो सोल बॉडी वाले हाथ थे विंग के एसेस पे जाते हैं, वांग जी की जो बॉडी थी ना वो भी धीरे धीरे बटरफ्लाईज में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और देखते देखते वो एसेस और वो बटरफ्लाई वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा था। सारे लोग उसे उठाते हैं, कपड़े से डालकर उसके ब्लड को रोकते हैं और हीलर को बुलाने भागते हैं। हीलर आकर वापस से वांग जी का इलाज करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। इतने ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो उसको बचाना बहुत ही नामुमकिन हो गया था। लैन सिचन ने 2 बार स्टैब किया था, पर ये करना ज़रूरी था वांग जी के सोल को बाहर निकालने के लिए, वरना प्रॉब्लम हो जाती। और जब ऐसा होता है, हीलर आखिरी बार कह देते कि हम आपको भाई को नहीं बचा सकते, अब तो शायद कोई चमत्कार ही उसे बचाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे फूदाऊ जी आते हैं और वो अपना
स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो दे रहे थे, वांग जी का ब्लड रुक गया था, उसकी गोल्डन कोर स्टेबलाइज्ड हो गई थी और वो धीरे धीरे से एस्टैब्लिश होने लगा था। फूजी माउंटेन के जो ऑलमाइटी मास्टर थे, उसे देख करके सारे लोग ऐसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि बाओसिस्टन के बाद अगर किसी का स्थान आता था तो वो फूजी माउंटेन के फूजियाओ का था, जो अभी उनके सामने खड़े थे। वो सब उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कैसे हुआ। इन दोनों की नई जर्नी शुरू होने वाली है। इन दोनों को मिलने का वक्त जो होने वाला है, इन दोनों की नई शुरुआत में क्या आप लोग साझेदार नहीं बनेंगे? उसकी बात उन लोगों को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो जान रहे थे कि हाँ, वो विंग और वांगजी की बात कर रहे हैं। लैंस सिजन घुटनों पर बैठते हुए कहता है, विंग का तो अता पता नहीं है, वो कैसे आएगा? फुजियाओ कहता है, आएगा, जरूर आएगा, इसका ओमेगा तो लौटेगा ही, और जब लौटेगा तो हल्का मचाएगा, तबाही लाएगा। और आपको आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के कुल प्रमुख जो हैं। और इतना बोलकर उसकी माँ की ओर देखते हुए कहता है, आपका बच्चा सही सलामत है, पर सही वक्त नहीं आया है, उसे अपनी पहचान याद करनी होगी कि वो क्या है। तब तक आप सब बस उसकी मदद करेंगे, है ना? उसकी माँ कहती है, हाँ हम समझ गए। फिर फुजिया वहां से चला जाता है। वांगजी अभी स्टेबल था। अब धीरे धीरे करके वक्त बीत गया था। अब लगभग 3 महीने हो चुके थे। वांगजी को 2 महीने बाद होश आ गया था और धीरे धीरे उसे एक्सरसाइज वगैरह करा करके उसे ठीक किया जा रहा था। वांगजी की ये नई बॉडी थी, उसके अंदर से डार्क रेलम वर्ल्ड वाला का सोल निकल चुका था, डार्क रेलम वाला विंग मर चुका था, कुछ बचा नहीं था। ये न्यू बॉडी थी और उसे कुछ पास्ट लाइफ के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। लैंस सिजन उसे बस इतना बताए थे कि वो कोमा में था बचपन से ही, जब एक बार गिर गया था तब से ही, और सबको यही पता था। पिछले दिनों में क्या हुआ है ये बात वांगजी को कुछ पता नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। आज वांगजी लैंसिजन के पास आते हुए कहता है, क्या मैं मार्केट घूमने जा सकता हूँ? लैंसिजन को पता है कि हाँ, वांगजी यहाँ रहते रहते बोर हो गया है, उसे बाहर निकलने का मौका देना चाहिए। इसीलिए उसे जेट टोकन देते हुए कहते हैं, हाँ जाओ, पर जल्दी आना। वांगजी कुछ पैसे लेता है और वो कई टाउन के लिए निकल जाता है। टाउन में आकर वो तरह तरह की चीज़ों को देख रहा होता है और चाय पीने के लिए एक इन में चला आता है। वहाँ बैठ कर वो जैसे ही चाय को ऑर्डर देता है, बाहर से बहुत शोरगुल की आवाज़ आती है, जहाँ पे एक मास्क मैन सारी दुकानों पर से खाने पीने की चीज़ें उठा रहा था और बाजार में दौड़ रहा था, इस छत से उस छत, उस छत से उस छत। और वांगजी भी जो कि बाहर आके विंडो के पास खड़ा होकर के देख रहा था कि कौन है जो इस तरह से बदमाशियाँ कर रहा है। तभी अचानक से वो मास्क मैन उसके सामने आ जाता है और कहता है, हेलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और इतना बोल करके उसके कुनियान बैग को छीन के वो भाग जाता है। वांगजी अपना तलवार लेता है और उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। वो भी इस छत से उस छत, उस छत से उस छत कूदे जा रहा था और वो उस मास्क मैन के पीछे जाता है। मास्क मैन भागते भागते एक पेड़ की चोटी पे जाके चढ़ गया था और कहता है, तो तुम गुस्सू से हो? फिर उसके कुनियान बैग में हाथ डालकर देख रहा था, पैसे भी हैं बहुत तुम्हारे पास, काफी अमीर लगते हो। हे, क्या तुम अल्फा हो? और फिर उसके पास कूद के आता है और उसके बॉडी को स्निफ करते हुए कहता है, तुम अल्फा हो, ये लो, मुझे तुम्हारा ये बैग नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे अपने क्लैन में शामिल करोगे? और इतना बोलकर उसको प्लीडेड आइज के साथ में देख रहा होता है। हालांकि उसने मास्क वेयर किया हुआ था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। वांग जी ओनली फॉर उसे घूर के देख रहा था और कहता, कौन हो तुम? हाँ, उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर वो कहता है, मैं तो डर गया। मैं कौन हूँ? मैं मास्क मैन हूँ। क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखना है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो? और इतना बोल करके वो वापस से पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक जाता है। वांग जी उसको घूर कर देखता और अपनी तलवार उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? इस पे वो मास्क मैन कहता, ओ, मैं तो फिर से डर गया। छोड़ो भी, वैसे मैंने तुम्हारे में से 2 सिक्के लिए हैं, मुझे जाना होगा। और इतना बोलकर वो मास्क मैन कूदता हुआ वहां से भाग जाता है। वांगजी उसके सामने में क्षण से वो गायब हो गया था और वो कहता है, इतनी जल्दी ये कैसे चला गया? आखिर है कौन ये? फिर वो वापस आता है जहाँ पे वो चाय पी रहा था। फिर से अचानक से वहां पे वो मास्क मैन आगे बैठ जाता और कहता, देखा, मैंने कहा था ना कि हम दोबारा मिलेंगे। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो? उसकी बात सुन करके वांगजी एकदम चिढ़ते हुए कहता, कौन हो तुम? और इतना बोलकर उसकी शोल्डर पर जैसे ही हाथ रखने वाला होता है, वो मास्कमैन कहता, आह आह अल्फा। और इसकी वॉइस सुन करके वांगजी के कानों में वॉइस गूंज रही थी, अल्फा, माय फुट।
मैं तो तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानता। हो कौन तुम, हाँ? और उसके दिमाग में ना घंटियां बजने लगती है। वांग जी की जो यादें थी ना वो वापस से प्रिपेयर हो रही थी। वो मास्कमैन कहता है, हे क्या हुआ तुम्हें, हाँ? कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? और इतना बोल करके उसके हाथ को हटाता है और कहता है, बस करो, मुझे तुम्हारे जैसे अल्फा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो कि बोरिंग हो। और इतना बोल करके और वांग जी के लिए जो स्नैक्स आया हुआ था वो उठा के खाने लगता है। वांग जी कहता है, क्या चाहिए मुझे तुमसे? वो कहता है, मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे साथ रह लेता हूँ, मेरा यही ठिकाना बन जाएगा। और इतना बोल करके और वो विंक कर देता है। उसकी बात सुन करके वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ भी। फिर वो चाय पीता है एक ही गल्प में और वहां से भाग जाता है। वो मास्क मैन उसके पीछे आते हुए कहता है, हे सच कह रहा हूँ। पर कोई ना, फिर इतना बोल करके वो एक शराब की दुकान पे जाता है, शराब उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। बेचारा शराब वाला भागते हुए बाहर आता है, कहता है, बदमाश कहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मास्क मैन भागते हुए जा रहा होता है। वांग जी ये सभी चीज़ों को देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। फिर वो वापस से अपने घर के लिए कुछ सामान लेता है और जिंगसी के लिए निकल आता है। घर आने के बाद वो अपने गगा से और सबसे मिलता है, लेकिन बाजार में क्या हुआ था वो कुछ भी नहीं बताता है। सबसे मिल लेने के बाद अपने जिंगसी में आके लेट जाता है। वो लेटा हुआ था अपने बेड पर और बार बार उस मास्क मैन के बारे में सोचे जा रहा था कि वो कौन हो सकता है जो कि इतना जाना पहचाना लग रहा था। जब उसने उसे छुआ था ये आवाज़ें कैसे गूंज रही थी उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वांगजी को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाता है, लेकिन उसे कुछ एहसास होता है कि कोई तो है। फिर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि मास्क मैन पत्तों के साथ में सीटी बजा रहा होता है। वो सीटी की धुन सुनकर उसके पास आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता, ओ हाय, मैं तुमसे मिलने आया था, मुझे लगा शायद तुम रात में सो नहीं पाओगे तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाजा, क्योंकि मैंने देखा तुम बेड पर सो नहीं रहे थे। उस पे वांगजी कहता है दांत पीसते हुए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मास्क मैन धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहता है, कौन हूँ मैं? आह हाँ, याद आया, ये देखो मेरे चेहरे पे ये लटका हुआ मास्क, मैं बस यही हूँ, मेरी पहचान यही है, मेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता। जी कहता है, सीरियसली? और इतना बोल करके वो दोनों में हाथों से फाइट होता है। ऐसा नहीं था कि मास्कमैन इसको बीट नहीं कर रहा था, वांगजी जैसे जैसे मूव कर रहा था वैसे वैसे वो भी कर रहा था। अब आप लोग सोचेंगे वांगजी के अंदर से वांगजी की आत्मा निकल गई तो उसे, देखो हम जो चीज़ बोलते हैं या कुछ करते हैं ना वो भूल जाते हैं, जो रटते हैं वो, पर जो अभ्यास करते हैं ना, जैसे पानी पीना, खाना खाना, हम कुछ भी कर ले तो पानी हाथ से ही उठा के ही गले में उतारेंगे, खाना हाथ से ही मुंह में डालेंगे ना, उसी तरीके से उसने जो अभ्यास किया था तो उसे याद था। जब वो उससे लड़ रहा था तो वांगजी को आश्चर्य हो रहा था कि वो इतना स्मूथली इन सारे मूव्स को कैसे कर पा रहा है। वह जो मास्क मैन था हमारा वो उससे लड़ रहा होता है और कहता, आहा तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और उन दोनों को फाइटिंग सीन को देख करके कोई तो था जो मुस्कुरा रहा था। तभी वो कहता है, फाइनली तो तुम लौट आए हो विंग। और इतना बोल करके वो वहाँ से जाने को होता है। तभी वी चांग से और वी कांग से वहाँ पे अपेयर होते हैं और कहते हैं, क्या वो मेरा बेटा है? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? इस पे सीजन कहते हैं, आंटी आई मीन किंग और क्यून, आप उसे देख सकते हैं पर उसके सामने नहीं आ सकते क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ याद करना होगा, उसकी रियल आइडेंटिटी उसे याद करनी होगी और हम सबको भी। अब तो इन दोनों को याद कराना ही होगा कि वो दोनों शादीशुदा हैं। और इतना बोल करके और वो लोग अपने अपने कक्ष में आ जाते हैं। वहाँ से वो लोग उन दोनों को फाइट करता हुआ देख रहे थे जो कि गार्डन एरिया था, और वो दोनों उछल कूद करते हुए लड़ रहे थे। और काफ़ी थक जाने के बाद वो बैठ जाता है और कहता है, बैठो बैठो बैठो, मैं थक गया, टाइम दो मुझे, टाइम दो, ठीक है फिर हम लोग लड़ाई करेंगे। भांगजी अपना बिचन निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। वो कहता है, हाँ खून कर डालोगे, मैंने कौन सा तुम्हारा जेवर चुराया है जो तुम मुझे खून कर डालोगे? बैठो बैठो बातें करते हैं। और इतना बोल कर वांगजी को खींच के बिठा लेता है। वांगजी को बड़ा अकवर्ड लगता था क्योंकि वो अनुशासन शांति प्रिय इंसान था और ये मास्क मैन उसको झल्ला बना रहा था। और वो दोनों बैठे हुए थे और आसमान में देखते हुए कहते हैं, क्या कभी तुम्हें लगता है कि जैसे हम कभी इस दुनिया से एग्जिस्ट करते ही ना हो, हमारी दुनिया कोई और हो और हम यहाँ कुछ और ही कर रहे हों? उसकी बात सुनकर वांगजी कहता है, पैरेलल वर्ल्ड? कहता, शायद ऐसा कोई वर्ल्ड होता है क्या? वांगजी कहता, नहीं मैंने नहीं सुना। विंग कहता है, पर मुझे क्यों लगता है कि मैंने जैसे किया है यात्राएं और मुझे पता हो, मुझे कुछ याद नहीं है। पर क्या तुम मुझे देखना चाहोगे? तो तुम मेरे लिए अच्छा से खाना बनाओ और मुझे अपने साथ रहने दो, तो शायद मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूं। और इतना बोल करके और हंसते हुए वहां से वो भाग जाता है। वांग जी ओनली फॉर उस मास्क मैन को जो कि विंग ही था उसे जाते हुए देख रहा था और कहता है, क्या सच में मुझे तुम्हारे जैसे बदमाश के साथ रहना होगा?
तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और इतना बोलने के साथ ही वो मुंह बनाता हुआ वापस से जिंक्सी की ओर चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोग बोर फील ना करो इसे सुनने के बाद। आई नो कि व्यूज़ इतने कम जा रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं जा रही है। नेक्स्ट स्टोरी में लेके आऊँगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।